द फर्स्ट थिंग विच वी विल टॉक टुडे इज वॉरेन बफेट के लेटर्स के बारे में। मैं चाहता हूं, और क्योंकि मेरे को आज मैं जो भी बना हूं, मैंने देखा है कि उसमें मेरी जो सोच है ना, उसको डेवलप करने में वॉरेन बफेट के लेटर्स एंड मोतीलाल ओसवाल के जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज होती हैं, ये हर साल आती हैं। ये एक तरह से जैसे होता है ना कि हर साल एक पेपर आता है, आपको पास होना होता है। तो मैं, ज्यादा पेज नहीं होते, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, मैं हर बार कहता हूँ कि प्लीज जब टाइम मिले आपको, अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। योर थॉट प्रोसेस विल चेंज। और इक्विटी इन्वेस्टिंग, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको एक एक हफ्ते की ट्रेनिंग देता हूँ, सीखते हैं जो फिजिकली। आप लोग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन का फुल टाइम फ्री इक्विटी मार्केट की ट्रेनिंग गाजियाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, वहां होने वाली है। डेट अभी डिसाइड नहीं है। अगर सैटरडे संडे होगा, मैं अभी से बता देता हूँ। और अगर आप, आपके कोई साथी, आपके कोई स्टूडेंट्स, मेनली वो हम कर रहे हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो आप किसी भी स्कूल में टीचर हैं और आपके कोई भी स्टूडेंट है जो 11 12 उससे नीचे के बच्चों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो अगर आप लोग चाहें तो जरूर उसको ज्वाइन करना। फिजिकल होगा, 2 दिन तक आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मेरे साथ रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो पूरा जो कुछ आपने 2 3 4 सालों में सीखा है, इस प्रोग्राम को जब हम बाहर कहीं करते हैं तो पेड होता है, लेकिन ये कोई स्पॉन्सर कर रहा है, और ओनली टू रीच मोर एंड मोर पीपल। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इसमें कोई स्टॉक टिप्स नहीं दी जाएगी। तो लेकिन अगर किसी को सीखना है, मेरा पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इक्विटी मार्केट की इंपॉर्टेंस को बताना। इसलिए मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, इसलिए करीब हम लोग 100 120 लोगों का एक गैदरिंग करके उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो जरूर ज्वाइन करना उस प्रोग्राम को। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसको पहले मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि लिमिटेशन होगा, क्योंकि फ्री है तो बहुत सारे लोग आना चाहेंगे। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूंगा, और मेरा पहला पर्पज ये है कि आप लोग के पास जब टाइम हो तो ये berkshirhathaway.com पे जाके इस लेटर्स को, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। सपोज मैं पहले इसको क्लिक कर देता हूँ, और जैसे 2023 का लेटेस्ट लेटर चार्ली मंगल जी के डेथ के बाद आया इनका। अगर आप ध्यान से इस पूरे लेटर को पढ़ेंगे, कुल 16 पेज है, मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एक लेटर पढ़ेंगे ना आप, एक लेटर, आपकी सोच में योर थॉट प्रोसेस विल चेंज। एक लेटर से आपकी इन्वेस्टिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर आप दूसरा लेटर पढ़ेंगे, फिर ऐसे होगा, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा कि हाँ, वॉरेन बफेट जी कैसे काम करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और कैसे वो इतने बड़े बन गए। अगर आप इनके रिटर्न देखेंगे, सीएजीआर तो मात्र 19.8% है। लेकिन अगर आप ओवरऑल गेन देखेंगे, तो ये तो आप पढ़ लीजिए, 43,84,748% का है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर वॉरेन बफेट जी को भी हर साल प्रॉफिट नहीं होता, कभी -3.5% का लॉस, कभी 2.5% का, कभी 48% का लॉस, देखिए ध्यान से, कभी 23% का लॉस, कभी 19% का लॉस, कभी आपका 31% का लॉस, 12% का लॉस, तो इनको भी किसी साल में लॉस होता है, इनका पोर्टफोलियो भी नीचे जाता है। किसी साल केवल 4% बढ़ा, किसी साल केवल 2% बढ़ा। लेकिन कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें पैसा लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, और आपकी एसेट कितनी बन गई एक टाइम के बाद। बेंचमार्क ने केवल 10% दिया और इन्होंने 19.8%। तो इंडिया का बेंचमार्क करीब 12.5 13% देता है। तो अगर आप ठीक से इन्वेस्ट करेंगे तो आराम से 20 22% का रिटर्न बहुत आराम से मिलता है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको एक दिन में अमीर बनाते हैं। ये योगा है, योगा। अगर आपको स्वस्थ होना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस योगा थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ योगा कर रहे हैं
तो जिस दिन आपकी डेथ हो रही होगी ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कहीं एक्सीडेंटल डेथ ना हो, उस दिन भी आप बहुत सुखी से आप इस दुनिया से जाएंगे। योर ऑल बॉडी पार्ट्स विल बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। नो डाउट ओल्ड एज का वो तो जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपका जो लाइफ कहते हैं दिनचर्या है वो बहुत अच्छी होगी। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। धीरे 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 पैसा बन जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसा जो 3-4 साल से मुझसे जुड़ा हो, आई डोंट वांट टू नो द रिटर्न। कोई भी एक पर्सन जो 2021, मैंने 2021 से इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था, जो मैं ऑनलाइन आया, उससे पहले तो 1-to-1 जो मेरे पास आते थे लोग, कोई ऐसा है जो 2021-22 से कहीं से जुड़ा है और वो अपने पोर्टफोलियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटर्न, पोर्टफोलियो केवल देखे कि हाँ सर मैंने 2021 में सोचा भी नहीं था कि मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा और आज हो चुका है। कोई है ऐसा आप में से जुड़ा हुआ? एनी वन ऑफ यू? मैं 1-2 लोगों को तो देख पा रहा हूँ, कोई है? कोई बोलना हाँ है? जी गुरु जी, हाँ मेरा है। दीपक जी आप बताइए, आप कब से जुड़े हैं? सर 2022 से जुड़ा था 2022 आपके से। साथ। तो मैं नहीं और चाहूंगा कि उसके आप अपना पोर्टफोलियो, अगर आपकी मर्जी बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो क्या आपने जो सोचा था कि मैं अगले 5 साल में इतना पोर्टफोलियो कर लूंगा, क्या उससे ज्यादा हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर, सेविंग भी हो गई, 12% से ज्यादा का रिटर्न भी है, प्लस बजटिंग भी सीख ली, जिससे हर साल 5 से 6% वैसे बच जाते हैं आपकी कृपा से। तो और यही। आपके आशीर्वाद से क्या नाम है, स्टॉक रिसर्च में सर थोड़ी सी काबिलियत आने लगी। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप लोगों को जो सिखाना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं, कि आपको स्टॉक टिप्स नहीं जानना, कौन सा स्टॉक कितने परसेंट देगा ये नहीं जानना। एक्चुअल में आपकी एक टेक्निक, आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है, जिसकी वजह से आप पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और बाकी जो ग्रोथ होता है वो तो होता ही। सरिता मैम भी मुझे दिख रही हैं, आई थिंक मैम भी शायद 2-3 साल, तो 2 साल हो गया। मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज आप सर बताइए। 2 ईयर हो गए मेरे को। अच्छा। और जब से आपसे जुड़ी हूँ तो एक तो सर वही कुछ भी नहीं पता था इक्विटी के बारे में। सबसे पहले तो वो आपसे नॉलेज आई। दूसरा सर बजट मेकिंग। तीसरा सर की फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होता है कि कितना इक्विटी में डालें, कितना आप उसमें डालें, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में, कितना गोल्ड में, मतलब एक बैलेंसिंग भी आ गई है थोड़ी थोड़ी। तो थैंक काफी अच्छी जर्नी रही। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी और ये मच। पोर्टफोलियो देख के तो बड़ा ही खुश हो, मतलब मन खुश हो जाता है कि कि हमने एक्चुअल सोचा में नहीं था कि इसका रिटर्न भी हमें मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो हमने कितने पैसे कमाए ये तो बाद की मेहनत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको काम आएगा ना, आपके पास पैसे कितने हो गए, चाहे वो आपने सेविंग करके कर लिया, चाहे आपने फिजूल खर्ची को बचा के कर लिया, चाहे कैसे भी कर लिया। और जब आप स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन हो जाते हो ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में 1 रुपए की फिजूल खर्ची नहीं होती। इसका कारण क्या है? मेरे पास महीने में एक डेफिनेट अमाउंट आता है। उस डेफिनेट अमाउंट में से मुझे वाइफ को जी, वो एक बजट बना के देती है मुझे महीने के 30 तारीख को, कि हाँ जी अगले महीने का ये बजट है, उनको मैं उतना पैसे दे देता हूँ। उसमें से भी वो कुछ ना कुछ, क्योंकि वो मेरे साथ रह रहे कि उनको भी आदत पड़ गई, तो वो कुछ ना कुछ सेव ही कर लेती है। मेरे अकाउंट में जो पैसा होता है उसको मैं अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मेरे अकाउंट में पैसा फालतू होता ही नहीं है। कोई मुझे कहता है चलो जी यहाँ घूमने चलते हैं, चलो जी ये करते हैं, पैसे ही नहीं है जी, कहाँ जाए, कहीं नहीं जाना जी, कहीं नहीं जाना। तो फिजूल खर्ची जो है, अगर प्लान कहीं घूमने जाना है तो जाना है, फिजूल नहीं कि हाँ जी अचानक कुछ हो गया चलो यहाँ खाने चले, ये खरीद लें, वो ये सब होता ही नहीं। तो जब ये सब नहीं होता तो वो अपने आप पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अल्टीमेटली आपका पर्पज ये होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करे। आज के 10 साल बाद आपके अकाउंट में इतने पैसे हो, मैं बता रहा हूं, आज के टाइम पे सिंपल सा कंसेप्ट है, भगवान की दया से इतने पैसे हैं कि मेरी नौकरी है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, इस सब की टेंशन नहीं। ठीक है, बाकी बाकी तो पैसे कभी भी इंसान के पास, कभी अंबानी के पास भी कम है, अदानी के पास भी कम है, टाटा जी के पास भी कम है, सबके पास पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आप कमाते जाओ। लेकिन एक टाइम ऐसा आपके लाइफ में जरूर आना चाहिए जब आप काम करें, ये आपकी मजबूरी ना हो। आप काम करें, आगे ग्रोथ के लिए काम करें। जैसे मैं काम करता हूं, मैं अपने ग्रोथ के लिए काम करता हूं, रोज काम करता हूं, और शायद जब जितनी मैं नौकरी में काम करता था उससे ज्यादा काम करता, लेकिन वो मैं मोटिवेशन से काम करता हूं। अगर मैं 8:30 बजे बाकी लोग
बैठ के टीवी देख रहे मेरे जानकार जितने भी हैं आराम से, लेकिन मैं आज आपके साथ काम कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज माई, कि अब मैं अपने शौक से काम करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। आप ही लोगों से जब मैं जुड़ता हूँ तो आप ही लोगों में से कई लोग मुझे पैसे भी देते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूलों में बुलाते हैं, उनके स्कूलों में जाते, तो ऐसे कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है, पैसे बहुत आ जाते हैं। तो पैसे इज नॉट अ प्रॉब्लम, पैसा अपने आप आता है, काम करते हैं पैसा आता है। तो पहले, उससे पहले क्या था, पैसे के लिए काम करना पड़ता था, तो वहां आप लिमिटेड हो जाते हैं। तो प्लीज मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर अपने माइंड सेट में चेंज लाना है तो आप वॉरेन बफेट जी के लेटर्स जब आपको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले, जितना टाइम मिले आप पढ़ें जरूर। और इसको पुराने से पढ़ना शुरू करें, पहले 2023 को पढ़े, फिर 2022 को पढ़े, फिर 2021 को पढ़े। आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल, स्टॉक पिकिंग मॉडल आपको यहाँ से मिलेंगे। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें मैंने इनसे सीखी, मैंने आपको बता रखी है, लेकिन रीडिंग हैबिट जो होती है वो आपको बहुत ग्रो कराती है लाइफ में। जैसे अगर आप इनका 2016 वाला लेटर पढ़ेंगे, इतना ब्यूटीफुल लेटर, ऐसे सारे ही ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको दिल खुश हो जाएगा कि हाँ जी, एक इंसान मतलब क्या, कैसे लिख सकता है कि हाँ वो अपनी पूरी लर्निंग को 10 पेजों में, 12 पेजों में, 20 पेजों में वो कैसे कवर करके, और आप देखेंगे कि हाँ जी बहुत अच्छे लेटर्स हैं। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा हुआ है, मुझे फिर लगा कि आज किसी ने मुझे कहा कि हाँ गुरुपुर्व है, गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो आप लोग सब मेरे लिए गुरु के समान है, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये एक एसेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जब आपके पास टाइम है इसको पढ़ें। अगर आप में से कोई ऐसा लगता है जिसको ये इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत है, तो कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी में जाके इसको अपलोड, वहां पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट का आता है, वहां पे अपलोड डॉक्यूमेंट करके और वहां के बाद डाल देंगे समरी इन हिंदी, तो ये हिंदी में भी आ जाता है। अगर आप में से किसी को पढ़ने में दिक्कत है, यू कैन गो थ्रू दैट, आपके पास समरी आ जाएगी और वो 3-4 पेज में आ जाती है, वो भी आप पढ़ के कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू दिस। फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बताना था। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज बता रहा हूं, ये मोतीलाल ओसवाल का हर साल एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी आती है। इस वेल्थ क्रिएशन स्टडी जनरली बताती है कि पिछले 5 सालों में मार्केट कैसा रहा, कौन कौन से स्टॉक है जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट किया, उसमें क्या क्वालिटीज थी, आज के 5 साल पहले वो किस पी पे थे, आज किस पी पे हैं, वो किस एरिया में काम करते थे। दे टॉक अबाउट एवरीथिंग। जैसे इन्होंने कहा बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह पे, टीवी वगैरह पे आते हैं, वो लोग कहेंगे कि नहीं जी, जो कंपनी 1 लाख करोड़ की हो गई है वो तो बहुत पैसा कमा के नहीं देगी, आपको उसमें पैसा नहीं, आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। स्मॉल कैप, मुझे नहीं जाना स्मॉल कैप में। अगर मुझे रिलायंस जैसी कंपनी मुझे बड़े आराम से 20-22% का CAGR दे रही है, 22% का CAGR दे रही है, तो वाई आई शुड रिस्क माई मनी इन ए स्मॉल कैप कंपनी? मैं नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो बहुत छोटा अमाउंट करूंगा। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि नहीं जी, ऐसा नहीं है कि केवल बहुत छोटी कंपनियां ही बहुत पैसा बना के देती हैं। आपको समझ में आना चाहिए, नो डाउट बना के देती है छोटी कंपनियां, लेकिन उसमें रिस्क बहुत होता है। क्या मैं वो रिस्क लेने को तैयार हूं? मेरे पास अभी जसवीर जी जुड़े, वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास पूरे जीवन की कमाई है। मैं नहीं कहूंगा कि आप कभी भी जीवन में उसको रिस्क लीजिए, आराम से 20%, 22%, 18%, सीधे TCS, ICICI, इन्फोसिस, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं आपको 20%, 18% का एवरेज जो है आपको 20-21% का CAGR बना के दे रही हैं। यू शुड बी हैप्पी विद दिस। क्यों आपको बहुत छोटी छोटी कंपनियां और आपको मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश करनी है? प्लीज आप अच्छी कंपनियों को अच्छे रेट पे, बस मैं बार बार कहता हूं अच्छे रेट पे। अब आज रिलायंस अगर बहुत भाग चुका है तो अभी रुकिए, आपको टाइम मिलेगा, आपका समय आएगा, जब आएगा तो खरीदिएगा। आए इस समय कौन कौन से नीचे आए हुए हैं उनको आपको बस देख लेना है। आपको ऐसा नहीं कि आज जाके आप अदानी पावर खरीद लो, या आप जाके मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया आप जाके खरीद लो, नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये 10 कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर आपको दिखाई दे रही हैं तो आप इनको वॉच करते रहो, वॉच करते रहो। देखो 50-50%, 60-60% का, 30-30% का, 70-70% का CAGR दे रही है। अगर आपको इनमें से कुछ कंपनियां रिसर्च करके अच्छी लग रही है, इनके लिस्ट बनाओ,
लिस्ट बना के रख लो। जब ये कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आ जाए, जब लगे कि हाँ इंडिया के सारे बैंक डूब जाएंगे, गोल्ड कंपनियां चलेंगी नहीं, पेंट कंपनियां चलेंगी नहीं, जो आज आज के टाइम पे हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक हिंट दे रहा हूं। आज आज माहौल ऐसा है कि लग रहा है कि हाँ जी बस अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, खाली युद्ध होने वाला है और खाली मिसाइलें बनने वाली हैं और मिसाइलों की जो डिफेंस कंपनियां हैं वही दुनिया में राज करने वाली है। ऐसा फील हो रहा है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा ही हो जाता है, ये सिचुएशन है, ऐसा ही होता है। आज के 5 साल पहले, सॉरी 5-6 महीने 8 महीने पहले, सारी जो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनियां थी सब रिसेशन आया पड़ा हुआ था, सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ था। उससे पहले 1 साल पहले जितनी भी आपकी एफएमसीजी कंपनियां थी उसमें ये होता रूरल इंडिया खराब है, रूरल इंडिया खराब है, रूरल इंडिया खराब है। आज देखिए डाबर को देखिए, एचयूएल को देखिए, सब भाग गए, सब भाग गया। सब कह रहा सर अब खरीद लूं, अब खरीद लूं। अरे जब आपको पूरी नेगेटिविटी हो, जब लगे कोई बात नहीं 1 साल से नहीं चल रही, 2 साल से नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या लगता है? सिंपली आपको लगता है टाइटन कल बंद हो जाएगी तो मत खरीदिए। आपको लगता है नहीं टाइटन विल एग्जिस्ट एंड टाइटन इज अ गुड कंपनी, आपकी ये रिसर्च कहती है, तो जब सारी दुनिया कह दे कि हाँ जी अब तो ये बेकार है, तो बहुत बढ़ गया, ये है वो है, अब नहीं चलेगा, ऐसा माहौल उसके बारे में सोसाइटी में बनना शुरू हो जाए, आपको उस समय को लेके रख देगा। जब ऐसा एचडीएफसी के बारे में हो जाए, जब ऐसा आपको एचयूएल के बारे में हो जाए, जो भी एशियन पेंट के बारे में, जो भी आपको अच्छे लगे, आई एम नॉट हियर टू गिव यू रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग यू कि जब दुनिया में सब एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि हाँ अब तो ये खराब, अब तो ग्रासिम आ जाएगा, और ग्रासिम आते ही दुनिया सब ग्रासिम के पेंट खरीदना शुरू कर देगी और सब कहेगा एशियन पेंट को नहीं खरीदना है। पता नहीं क्या ऐसा थॉट प्रोसेस लगे, तो आप वो ही एक टाइम होता है जब आपको समझना होता है कि हाँ, क्योंकि अगर सब अच्छा कह रहे होंगे तो स्टॉक कभी नीचे नहीं मिलेगा आपको। बार बार कहता हूं, अच्छा स्टॉक अच्छा प्राइस, इसलिए अच्छे स्टॉक के लिस्ट बना के रखो, अच्छा प्राइस। लोग कह रहे हैं मार्केट बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, एकदम बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्या आज भी अच्छे स्टॉक्स हैं? एकदम है। क्या हमें इस समय अपने एफडी को या अपने गोल्ड को तोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मार्केट ओवर वैल्यूड है, हर चीज का एक टाइम आता है, लेकिन अगर मेरे पास रेगुलर पैसा आ रहा है तो मैं कौन से स्टॉक खरीदूं, उसका आपको अच्छे स्टॉक आज भी है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट में बहुत तेजी से नीचे जाएगी, कुछ भी रीजन होगा, रीजन मैं फिर बता रहा हूं, कुछ भी होगा, कुछ भी अचानक आएगा। वो समय ऐसा होता है, मैंने पास में बताया, जब आप अपने एफडी से 10-20 लाख रुपए निकाले, मार्केट में लगा दे, अपने गोल्ड से पैसा निकाले, मार्केट में लगा दे, कोई प्रॉपर्टी है बेची हुई है या बेचना है बेचे, मार्केट में लगा दे। हर चीज का एक टाइम होता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब, जैसे अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 2 साल में डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। कोई कहे कि अभी मुझे फ्लैट खरीदना है, जमीन खरीदना है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं खरीदना, आराम से बैठिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में, पूरे गुड़गांव में आप देखेंगे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा होगा, लग रहा होगा कि अब तो गुड़गांव खत्म होने वाला है। ऐसा आएगा, और ऐसा आया हुआ है, पास में भी हुआ है, 2018-17 को देख लेना, ऐसा हुआ है, और फिर ऐसा होगा। वो टाइम होता है जब खरीदने का टाइम होता है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि कब मुझे खरीदना है और कब मुझे आराम से बैठना है। जैसे आज के टाइम पे आपका जो एसआईपी जा रही है, जो थोड़े थोड़े स्टॉक आप खरीद रहे हैं, वो खरीदते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बहुत ज्यादा पैसा कहीं से लाके इनफ्लो करना है? अगर आपके पास ग्रेच्युटी का कहीं से पैसा आता है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा मनी आता है, तो उसको आराम से एफडी में पड़े रहना। आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है। और थॉट प्रोसेस में चेंज तभी लाएंगे जब आपके अंदर रीडिंग हैबिट आएगी। मैं बार बार कहता हूं, समस्या उन्हीं लोगों के साथ होती है जो पढ़ते नहीं है। जिसने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं आज भी मैं 3 लोगों का, मेरे पास आए थे, मेरे जो मेंटरिंग वाले लोग हैं, और उनके पोर्टफोलियो को देखा, बातचीत किया, तो मेरे को ये समझ में आया कि समस्या किसके साथ है? जिसके अंदर रीडिंग हैबिट है, जो न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ रहा है, आर्टिकल्स को पढ़ रहा है, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आ रही। जो 9:30 बजे टीवी पे बैठ गया और देखा जी हसीन के भसीन शेयर में, भसीन के हसीन शेयर ने क्या किया, और फिर पता चला 6 महीने बाद हसीन तो भसीन हो गए, और वो सिम्मी जी दिम्मी हो गई, अचानक वो सिम्मी की गिम्मी हो गई। तो कुछ ऐसा, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, मैं फिर बताता हूँ क्या होगा। 6 महीने पहले किसी से बोलता ना अगर मैं कि भाई हसीन के भसीन कुछ हो जाएगा, तो कहेगा आपको कुछ नहीं पता, आपको क्या पता कितने बड़े आदमी है वो। ऐसे लोग तो अब कोई भसीन टीवी पे नहीं दिखाई दे रहे, कोई हसीन भी टीवी पे नहीं दिखाई दे रहे। अब कोई अगले 6 महीने बाद कोई और ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, क्योंकि मेरा तो ये 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल पहले जो टीवी पे आते थे आज है ही नहीं।
वो आज नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर समय, हाँ दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अभी मैं चंद्रकांत संपत जी के बारे में पढ़ रहा था, जिनको भारत का फर्स्ट वॉरेन बफेट भी कहते हैं। किसके बारे में? उनकी जो इन्वेस्टमेंट, सर चंद्रकांत संपत जी। ओके, संपत जी एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहे हैं। सर तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी थी और जो आपने बताई, जब मैं डीपली गया तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा मुझे। सर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बताई, मैंने तो जो बफेट जी से सीखा है, जो बफेट जी कहते हैं वही पढ़ा, वही देखा, वही किया है। और जो संपत जी को देखो, केडिया जी को देखो, या रामदेव अग्रवाल जी को देखो, ये सब आप जब भी इनकी इंटरव्यूज देखोगे, सब लोग उन्हीं की बात करते हैं। बिकॉज देखो सर, किसी को तो आप कहते हैं ना ये गुरु हैं, जैसे उनकी बात मानते हैं, मान के देखा, और इसे नहीं कि केवल मैंने उनको सुना, मैंने अपने लाइफ में उसको यूज करके देखा, और हो रहा है, बड़े आराम से हो रहा है, बहुत आराम से ग्रोथ मेरे पोर्टफोलियो का हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा एक स्टॉक जो है 2 साल से चल ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैंने अच्छा स्टॉक अच्छे रेट पे लिया हुआ है। ठीक है, ये चीजें समझ में आती सर ऐसी फीलिंग भी हमारी बन गई है, अब कोई दुख नहीं होता। है, बस तो काम खत्म होता है। तो और जो लोग, बार बार कहता हूं, जो लोग टीवी पे दिन भर बैठे रहे हैं, उनको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नहीं आता। अगर उनको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आता तो दिन भर टीवी पे नहीं बैठेंगे, ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो एक तो ये मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी इशू करते हैं, इसको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। इस बार का हॉकी स्टिक रिटर्न्स बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2023 का इन्होंने इशू किया है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। मन करे तो इसको जरूर पढ़िए। अगर रीडिंग हैबिट है तो आप लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी में रहना चाहते हैं, अगर आप 50 इयर्स के हैं, 60 इयर्स के हैं, तो भी मान के चलिए कि अभी आपके पास 30 साल की जर्नी है। अगर आप 60 के हैं, और अगर आप 30 के हैं, तो आपके पास 60 इयर्स की जर्नी है। आपके पास इतना पैसा बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। चलिए, आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। वैसे मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर बताऊंगा। एक स्टॉक, चाहो तो आप लोग सब लोग मेरे साथ गूगल कर, चाहो तो कर भी सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, एक और इंडेक्स होता है, जैसे आप निफ्टी जानते हैं, जैसे आप सेंसेक्स जानते हैं, सेम वे देयर इज अ इंडेक्स कॉल्ड एज निफ्टी 50 वैल्यू 20। चाहे तो आप लिख लें, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, निफ्टी 50 वैल्यू 20। ठीक है, तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 क्या होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करें। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होती हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते समय उनके फ्लोटिंग स्टॉक को देखा जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉप 50 कंपनी जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक। फ्लोटिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक मार्केट में होते हैं, उसको देख के निफ्टी 50 का एक इंडेक्स बनता है। उस निफ्टी 50 के इंडेक्स में से जो आज के टाइम पे सस्ता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अच्छा खरीदो और सस्ता खरीदो, जो आज के टाइम पे सस्ता है वो आता है निफ्टी 50 वैल्यू 20 में। यानी अगर 50 स्टॉक हैं, उस 50 में से सस्ता कौन सा था, आप गूगल करिए निफ्टी 50 वैल्यू 20, तो आपको 20 स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। तो कई बार आपको, आपके मन में आता है सर सस्ता कौन सा है, हमें वैल्यूएशन नहीं समझ में आता, तो आप बहुत आराम से निफ्टी 50 वैल्यू 20 के स्टॉक को देखो। आपके पास 20 स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। सपोज आप, मुझे हर इस महीने इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 10,000 रुपए आ गए कहीं से, मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। मुझे अगले महीने फिर 10,000 कहीं से आ गए, मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। ऐसे आपको प्लान बनाना है, और मुझे छोटी कंपनी में नहीं जाना। ठीक है, मैं एक लेमैन के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान इस स्ट्रेटेजी को कर लेना। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो आराम से आपको 18-20% का CAGR दे देगी, बड़े आराम से। कोई मेरा, क्योंकि एज पर द रूल गारंटी देना नहीं, लेकिन मैं पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे बता रहा हूं, इसलिए मैं स्टॉक का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं केवल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। आपको क्या करना है, निफ्टी 50 वैल्यू 20, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखो निफ्टी 50 वैल्यू 20 में कौन से स्टॉक हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। निफ्टी 50 वैल्यू 20 में आज के टाइम पे जो स्टॉक है, वो ये लिस्ट आपको दिख रही होगी। ठीक है, ICICI है, इन्फोसिस है, TCS है,
ITC है, ठीक है, प्लीज म्यूट करके रखेंगे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। ITC स्टेट बैंक है, SCL है, पावर ग्रिड है, टाटा है, इस तरह से आपके निफ्टी 50 वैल्यू 20 में स्टॉक्स हैं। तो जो आपको निफ्टी 50 वैल्यू 20 में स्टॉक्स मिले, जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक चेंज होते रहते हैं, तो उसी तरह निफ्टी 50 वैल्यू 20 के स्टॉक भी चेंज होते रहते हैं। तो जब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हो, निफ्टी 50 वैल्यू 20 में जो स्टॉक मिले, पहले उसकी लिस्ट निकालो। सबसे पहला काम है आप उस 20 स्टॉक की लिस्ट निकालो। उस 20 स्टॉक में से गवर्नमेंट स्टॉक को बाहर कर दो। जैसे अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें से सबसे पहले पावर ग्रिड को बाहर कर दूंगा, कोल इंडिया को बाहर कर। ये मेरे थॉट है, आप चाहें तो करें ना करें। मैं गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ट्रेडिंग करना अलग बात है, मैं इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्टॉक में नहीं करता, ठीक है। ये मेरी थॉट है, तो आप इस पॉइंट को आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि अभी मैं आप में से कोई कहेगा सर REC में लगाया था मेरा इतना बन गया, PFC में लगाया था मेरा इतना बन गया। मैं गवर्नमेंट स्टॉक में केवल ट्रेडिंग की चीजें देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट में नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। क्या होता है ना, कई बार आप कोई सब्जी खाते हैं और उस दिन वो सब्जी खराब बन गई घर में, तो अगली बार से कहते हैं वाइफ को कि ये वाली सब्जी मत बनाना, ये सब्जी अच्छी नहीं होती। हो सकता है वो सब्जी बहुत अच्छी हो लेकिन बनाया ठीक से नहीं गया हो, ऐसा हो सकता है। तो दिट कैन बी माई पर्सनल थॉट। मैं गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्टॉक में ट्रेड करता हूं। मैंने SBI में ट्रेड किया था तो बताया था आप लोगों को, मैंने PNB में ट्रेड किया था तब बताया था मैंने आपको, मैंने NMDC में ट्रेड किया था तब बताया था मैंने आपको। तो ट्रेड का जहां अपॉर्चुनिटी होती है वो करते हैं 6 महीने साल भर के लिए, लेकिन नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो जब निफ्टी 50 वैल्यू 20 में जब आपको कोई स्टॉक दिखे, उस स्टॉक को आपको लेना है। पहली बात तो लेना मतलब खरीदने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे गए, सपोज मैंने निफ्टी 50 वैल्यू 20 में गया और मुझे कुछ स्टॉक दिखे, मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा। 2-3 चीजों को में से अगर कोई भी आपको फॉलो हो रहा है तो आपको देख लेना है। सबसे पहली चीज, सपोज मैंने निफ्टी 50 वैल्यू 20 में अभी देखा ICICI बैंक। अब जब मैंने ICICI बैंक देखा, मैं यहां गया, ठीक है। वहां पे जाने के बाद मैंने देखा कि क्या ये अपने लाइफ टाइम हाई से कम 15-20% नीचे मिल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20% अगर नीचे है तो मैं उसको खरीद लूंगा। मुझे दिख रहा है नहीं जी, ICICI बैंक तो इस समय ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है, ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। फिर मैं दूसरे स्टॉक पे सर्च करूंगा। दूसरा स्टॉक मुझे इसमें कौन सा दिख रहा है, मान लो इन्फोसिस दिख रहा है, ITC दिख रहा है, कोई भी, मतलब किसी को भी आप सर्च करें, टाटा स्टील दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है। सपोज मैंने इन्फोसिस को देखा, अगर मुझे ये इन्फोसिस अपने लाइफ टाइम हाई से कम 20% नीचे दिख रहा है तो मैं खरीद लूंगा। अभी तो देखो बहुत बढ़ गया पिछले 3 महीने में, लेकिन अगर आप लोग को याद होगा, इन्फोसिस को मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया था, हमारी बातचीत हुई थी। तो अभी मैं आज के डेट पे कोई खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो आप उस 20 में से कोई भी स्टॉक मिले तो आप उसको खरीद लो 20% नीचे, नहीं तो आराम से बैठे रहो। आपका पैसा 10,000 है, उसे अपने बैंक अकाउंट में पड़े रहने दो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो 20,000 हो जाएगा, 1 महीने बाद 30,000, हर महीने 10,000। 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसा कोई ना कोई स्टॉक जरूर मिलेगा। जैसे अगर क्या एशियन पेंट उस लिस्ट में है मुझे नहीं पता, अभी मैंने लिस्ट नहीं देखी, अब मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ। अब मैंने देखा अगर मेरा एशियन पेंट लिस्ट में है, और हाँ जी इसका लाइफ टाइम हाई क्या था, इसका लाइफ टाइम हाई था 3500, आज मिल रहा है 2900, ये अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे है, तो मैं इसको खरीद। क्या ऐसा ही टाइटन के साथ है? मैं फिर बता रहा हूं, पहला कंडीशन, निफ्टी 50 वैल्यू 20 में वो स्टॉक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वो अपनी लाइफ टाइम हाई से कम 20% नीचे होना चाहिए। इस दोनों रीजन का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहला, वैल्यू 20 है, निफ्टी 50 है, यानी निफ्टी 50 में है, यानी इंडिया की अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज वो सस्ती है। वैल्यू 20 का मतलब वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि हम और आप आसानी से वैल्यूएशन नहीं कर सकते। हमें आपको वैल्यूएशन करने का पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, कब पी देखना है, कब पीबी देखना है, बुक वैल्यू निकालते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कोई मर्जर हुआ, कोई एक्विजिशन हुआ, कोई न्यू शेयर इशू हुए हैं, कोई बोनस शेयर इशू हुए हैं, ये चीजें अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम केवल वैल्यू 20 शेयर्स को लेके हमें समझ में आ जाता है कि हाँ जी ये अच्छे वाले शेयर्स हैं। अब उसके बाद
जब भी मैं कहता हूं शेयर्स कभी भी खरीदना है तो आपको भागे हुए शेयर्स नहीं खरीदना है। जब भाग रहे हो शेयर तो उसको नहीं खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक विप्रो की कहानी दिखाता हूँ। आज क्या लोग कह रहे हैं सर विप्रो का रिजल्ट खराब है इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो ऐसा रिजल्ट विप्रो का आया है वैसा ही रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का आया। दोनों का रिजल्ट एक जैसा आया है लगभग लगभग। लेकिन देखिए अगर विप्रो में हुआ क्या, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो विप्रो में ये हुआ कि विप्रो जो है बहुत तेजी से भागा था, बस भागा बहुत था कि भाई 400 रुपए का स्टॉक अचानक 600 रुपए हो गया। कितने दिनों में? जून में 400 का था और ये जाके पता चला कि जुलाई में 600 का हो गया। तो अगर 400 से 600 होने में इसको टाइम नहीं लगा तो अल्टीमेटली वो गिरेगा गिरेगा या नहीं भी गिरेगा तो कंसोलिडेशन देगा। नहीं भी कंसोलिडेशन देगा तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिरना या प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन मोर होता है, तो हम वहां पे नहीं जाते, हम उसको अवॉइड करते हैं। अब आज विप्रो खरीदे नहीं खरीदे वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये जो विप्रो आज 10% गिरा है इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ जी ये न्यूज आ गई, रिजल्ट ऐसा आ गया, वो वैसा आ गया, इसलिए विप्रो ऐसा हो गया। प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ केवल एक लॉजिक है कि विप्रो बहुत तेजी से भागा था। इतनी तेजी से अगर कोई भी चीज भागेगा तो वो उसको कहीं ना कहीं उसको करेक्शन होना ही होना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। रिलायंस जैसा स्टॉक भी 2% गिरा है। अगर आप रिलायंस का स्टॉक और एचडीएफसी बैंक का स्टॉक देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो है रिलायंस से खराब आया, लेकिन फिर भी रिलायंस गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि रिलायंस पिछले कुछ दिनों में भागा भी बहुत तेजी से था। आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस जो है वो आपका 2200 से 3000 हो गया और कितनी तेजी से हुआ। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 अभी नहीं आया, इतना बड़ा स्टॉक जो है करीब करीब 50% बढ़ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ जी ये करेक्शन जो है एक हेल्दी करेक्शन है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है नहीं है वो आपकी मर्जी है। मेरे पास होता, अगर होता तो मैं ऐसे ऐसे फॉल से डरता नहीं, ऐसे फॉल से मैं डरता नहीं। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझ में आना चाहिए कि हमें अच्छे स्टॉक को हमेशा अच्छे रेट पे खरीदना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, इसको समझना है। दूसरी चीज, एक बार मैं बार बार कहता हूं कई बार कि प्लीज आरएसआई को ध्यान दो, आरएसआई को ध्यान दो। आरएसआई पे अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमसे गलतियां होती हैं। मैं आपको विप्रो पे दोबारा ले जाता हूं। आप प्लीज, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको विप्रो को एक कहानी को केवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अगर आप आरएसआई वगैरह को जानते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं दोबारा जा रहा हूँ, सॉरी, आरएसआई। अगर आप आरएसआई को देखें, मैंने आरएसआई यहाँ पे लगा दिया, तो आरएसआई अपने आप में बता रहा था कि जी मैं ओवरहीट हो चुका हूं, मैं ओवरहीट हो चुका हूं, मैं ओवरहीट हो चुका हूं। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को जानते थे 70 के आरएसआई पे तो आप बड़े आराम से 540 के आसपास इससे निकल जाते, अगर आप ट्रेडर थे। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि अगर हमें थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा समझ हो, हम चीजों को अप्लाई करें। जानना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्लाई करना मोर इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों, अगर अगर परसों फ्राइडे को स्टॉक इतना बढ़ा है, थर्सडे को, इसका मतलब इस रेट पे भी लोगों ने खरीदा, तो वो वही लोग हैं जिनको नहीं नॉलेज है। फिर अगर थोड़ा सा भी किसी को इनगल्फिंग कैंडल का, अगर किसी ने टेक्निकल का क्लासेस हमारी अटेंड की हैं तो ये देखिए बहुत ही प्यारा इनगल्फिंग कैंडल जो है पिछले 2 सेशन में बना था। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरी तरह कवर कर लिया था, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरी तरह कवर कर लिया था। इसे हम कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल अपने आप में बता रहा था कि हाँ जी इसको नीचे जाना है। तो बहुत सारी चीजें टेक्निकली फंडामेंटली हमें बताती हैं कि हाँ जी वो उसका नाम कुछ भी हो जाएगा, रिजल्ट खराब आ गया तो ये न्यूज आ गया, तो कोरोना हो गया, तो यूक्रेन हो गया, तो बाइडेन की सरकार चली गई, तो मोदी की सरकार आ गई, कुछ भी नाम कुछ भी होगा, रीजन कुछ भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम है। वो कहते हैं ना कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, बहाना चाहिए भागने, अगर भागना है तो भी बहाना चाहिए, नीचे आना है तो भी बहाना चाहिए, बहाना आएगा, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक फंडामेंटल पे चलता है। मैं बार बार कहता रहा हूँ स्टॉक फंडामेंटल पे चलता है।
अगर फंडामेंटल सही है तो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा, और फंडामेंटल खराब है तो जितना भी पैसा बना हुआ है वो केवल आपको देखने के लिए होगा। आपको लगेगा कि माई मनी हैज बीन बिकम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स, बट अल्टीमेटली जब आज के 10 साल 12 साल 15 साल बाद आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में उसी तरह का स्टॉक होगा। माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो अगर आपको बीच में सोना है तो प्लीज अपना वीडियो को ऑफ करके सोएं, अच्छा नहीं लगता बाद में लोग देखते हैं। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो ठीक से अटेंड करें, नहीं तो आराम से सोइए। किसने कहा कि आप वीडियो ऑन करके बीच में सो रहे हैं? तो लोग देखते हैं तो वीडियो अच्छी नहीं लगती। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो आपको फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करना चाहिए, फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल्स को समझेंगे तो आप अच्छे स्टॉक, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ HDFC बैंक, HDFC बैंक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट भी, अगर आप देखते, आई डोंट नो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। लेट मी शो यू ऑन स्क्रीनर फर्स्ट ऑफ ऑल द रिजल्ट। कल रिजल्ट आ गया था इसका, तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले आप रिजल्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। लेट मी शो यू HDFC बैंक। तो अगर आप HDFC बैंक के रिजल्ट को देखें, ये है इसका रिजल्ट, देखिए जरा पिछले क्वार्टर में क्या प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में क्या प्रॉफिट है। आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ जी रिजल्ट अच्छा नहीं है, पिछले क्वार्टर से कमी आया। ठीक है, लेकिन और ये 18,000 से 17,000 के लगभग हो गया, सीधे सीधे 1,000 करोड़ का परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता। अब मैं दूसरी तरफ आपको रिलायंस का दिखाता हूँ, और रिलायंस के रिजल्ट को देखेंगे तो ये देखिए 21,000 करोड़ से 17,000 करोड़ आ गया। यानी किसका ज्यादा खराब आया? एक 18 से 17 हुआ, एक 21 से 17 हुआ। किसका ज्यादा खराब आया बताइए, बोलिए बोलिए। रिलायंस का। रिलायंस का। लेकिन रिलायंस जो है, अब आप देखिए HDFC बैंक जो है वो आज बढ़ गया, और रिलायंस जो है वो आज गिर गया। रिलायंस जो है आज गिर गया। हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिलायंस पहले गिरा नहीं था, पहले नहीं गिरा था, बहाना मिला गिर गया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड HDFC बैंक पहले आपका बहुत गिरा हुआ था, इसलिए आज बढ़ गया। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट, ये वो शॉर्ट टर्म के लिए, आजकल के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए जो ये सब बहाने होते हैं, लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली जो कंपनी की अर्निंग है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो कंपनी का ग्रोथ है, वही आपको वो करता है। खरीदते समय अगर आप इन चीजों का ध्यान दें, बेचते समय अगर आप इन चीजों का ध्यान दें कि हाँ जी टॉप बन रहा है, तब आप बेचें किसी अच्छे स्टॉक को जो आपने टेक्निकल में सीखा है। और जब आपको बेचना है तो अगर सपोज मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है या मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं अपने स्टॉक्स को देखूंगा कौन से स्टॉक्स जो है टॉप बना रहे हैं, ओवर वैल्यूड हो रहे हैं, उनसे मैं एग्जिट करूंगा। सेम वे जब मुझे खरीदना होगा तो मैं देखूंगा कौन से स्टॉक है जो अच्छे वाले, अच्छे रेट पे अवेलेबल है, उनको मैं खरीद के चुपचाप रखूंगा। दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। आपका पैसा थोड़ा सा मार्केट से बेटर बन जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए अब बात करते हैं कि हाँ क्या पिछले 6 महीने में हुआ क्या। अगर आप पिछले 6 महीने को देखोगे, मैंने आपको लिख के भेजा था कि व्हाट हैपेंड इन लास्ट 6 मंथ एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 6 इयर्स। आपको इस बात को समझना है, जानना है कि अल्टीमेटली आज कोई भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट है, कि नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स इज गोइंग टू बी द इंडियाज ईयर। उसका कारण है, और वो पैसा कहाँ बनेगा? 2 चीज ध्यान रखना, ऐसा प्रोडक्ट जो डिस्क्रिशनरी नेचर का हो। डिस्क्रिशनरी नेचर मतलब जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो उसको ज्यादा खरीदते हैं। दूसरा, उस प्रोडक्ट में कस्टम जो वो हमारा प्रोड्यूसर है उसके अंदर जो है प्राइसिंग पावर। अब कोई सोचे कि मैं एयरटेल का शेयर खरीद लूंगा और उससे मेरा बहुत पैसा बन जाएगा। आप समझिए
आज के टाइम पे एयरटेल के सिम जो है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, सबके पास है जी, सबको चाहिए, वो एक तरह से नीड है, और 300 रुपए का रिचार्ज करा लिया, काम खत्म हो सबका। तो दिस इज नॉट डिस्क्रिशनरी नेचर कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं 4 सिम खरीद लूंगा, और इनकम बढ़ेगी तो मैं 8 सिम खरीद लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता जी। ठीक है, ठीक है, आपने एक खरीदी तो वो एक आपका डिस्क्रिशनरी होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आप फोन खरीदते हैं, जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, जैसे आप गाड़ी अच्छी क्वालिटी के, जैसे मारुति है, मारुति के प्रोडक्ट डिस्क्रिशनरी नेचर के हैं। क्यों? आपके पास कम पैसा होगा, आप ऑल्टो खरीदेंगे और ज्यादा पैसा होगा, आप बड़ी गाड़ी खरीदेंगे और ज्यादा पैसा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, आपका परचेजिंग पावर बढ़ता जाता है, यू बाई मोर। एंड ऑन द अदर हैंड, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर हो। प्राइसिंग पावर का मतलब कि अगर कंपनी का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है या कंपनी में उस तरह से सिचुएशन आ रही है, तो कंपनी प्राइसिंग को बढ़ा दे। तो अगर ऐसा है, उसको आराम से खरीदिए, आराम से बैठिए, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील हैप्पी। आप 10 साल लेके अच्छे स्टॉक को फिर मैं नाम दूंगा तो प्लीज ओनली फॉर द एग्जाम्पल पर्पज, डू नॉट बाई इट। अभी महंगा है, बहुत महंगा है। जैसे नेस्ले जैसा प्रोडक्ट है, अगर आपको देखना है, नेस्ले, डाबर, HUL। अब HUL ने कब अपने साबुन का दाम 10 से 12 किया, शायद हमें पता भी नहीं चलता। नेस्ले ने सेरेलेक जो है वो उसका जो प्राइसिंग है, कब वो 300 रुपए का था और कब वो 400 का हो गया, हमें पता भी नहीं चला। मेरा बड़ा बेटा हुआ तो हमने खरीदा, और हमारी छोटी बेटी हुई तो खरीदा, गए जी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वॉट एवर वो जो घर से बताया गया वो जाके दिया। तो दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग पावर। तो जिस प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर है, उस प्रोडक्ट को आप खरीदिए, उसको आप खरीद के आराम से बैठिए, यू विल फील हैप्पी। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, FMCG कंपनियां हैं, ऑटो की कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं, जो बैंकिंग की कंपनियां हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा कि बैंकिंग कंपनियों में क्या हो रहा है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल थोड़ा सा खराब टाइम है। ये जो खराब टाइम है, लोगों को ये दिख रहा है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोगों को ये दिख रहा है कि जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खूब बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास खूब पैसा आ रहा है। चलिए देखते हैं, आइए मजे की चीज दिखाता हूँ आप लोग को। बड़ा मतलब थोड़ा सा भी हम अपने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको HDFC AMC। ये मैंने आपको एक कंपनी दिखाई HDFC AMC। इसका जो प्राइस है पिछले 1-1.5 साल में, अगर मैं सही हूँ तो लगभग डबल हो गया। जो लोग मेरे साथ जुड़े हों तो बहुत अच्छी तरह ये पता होगा। ठीक है, देखिए जरा 2023 में अप्रैल में, 2024 का जून आया है अभी, ये 2000 की थी, अब ये 4000 हो गया। अब मैं पहले आपको प्रमोटर पे लेके जाता हूं, इसके प्रमोटर्स पे आइए और देखते हैं जी इसके कितने % शेयर किसके पास है। जरा ध्यान से समझिए, मतलब इतनी बुद्धि लोग आज के टाइम पे इस कंपनी के, ध्यान से समझिए जाइए, इस कंपनी के 52% शेयर HDFC बैंक के पास है। 52% शेयर HDFC बैंक के पास है। टीवी पे एक सेबी के वो आती हैं, वो कहती हैं जी कि हाँ जी बैंकों के पास पैसा कम आ रहा है क्योंकि बहुत सारा म्यूचुअल फंड में जा रहा है। इस थॉट प्रोसेस पे लोग कहते हैं बैंक तो डूब जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे, बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा। एकदम आपके एनालिसिस एकदम सही है। अगर कम पैसा बैंक में आएगा, ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा, तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी घटेगी। एकदम सही, बहुत अच्छी एनालिसिस आपने की। लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा और उस म्यूचुअल फंड का मालिक भी वो बैंक ही है, तो अल्टीमेटली वो घूम के प्रॉफिट उन्हीं को हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर वो पैसा, अगर बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज इंप्रूविंग इन इंडिया, एंड द ओनर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड कंपनी एंड दैट इंश्योरेंस कंपनी इज हु, इज द बैंक, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट, अगर आप HDFC बैंक, HDFC AMC के शेयर खरीदते हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन HDFC बैंक जो है वो HDFC AMC का 50% शेयर लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं होगा। क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है। तो भाई मुझे तो HDFC AMC क्यों खरीदना है? अगर खरीदना है तो मैं HDFC बैंक को भी खरीद के, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अगर HDFC बैंक खरीदा तो मैं 50% HDFC AMC का ओनर वहां से भी बन चुका हूं। ये बात मुझे समझ में आती है कि जी HDFC AMC खरीदना इस समय मुझे महंगा दिख रहा है एज कंपेयर टू HDFC बैंक।
अगर मैं पी के टर्म में और इसके टर्म में कंपेयर करके चीजों को देखता हूं तो इस तरह से थोड़े से, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ओनरशिप राइट किसके पास है, इसके आपको बिजनेस की एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अदरवाइज तो एक सिंपल, हाँ जी बैंकों लोग सिंपल, किसी से भी मिलो एक आम आदमी ये कहता है, क्या कहता है जी, बैंकों में कोई एफडी नहीं कर रहा, एफडी नहीं कर रहा यानी बैंक तो खराब हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनियां अच्छी कर रही हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनियां ग्रो करेंगी। एकदम सही, लेकिन उसके आगे की एनालिसिस तो करो, तब तो आपको समझ में आएगा कि यू आर बाइंग गुड शेयर और नॉट, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट। इफ यू लव एचडीएफसी एएमसी, आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि नहीं जी अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक में आएगा, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो आई होप मैंने इस पूरे प्रोसेस से आपको समझाया कि ये जो आजकल ये जो हवा मचा हुआ है ना कि हाँ बिरला पेंट आ जाएगा तो एशियन पेंट बंद हो जाएगा, तो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, ऐसा ही एनवायरनमेंट आता है जब कुछ कुछ नेगेटिविटी आती है, उसी में आपको समझना पड़ता है क्या इंडिया की इकोनॉमी बिना बैंक के एग्जिस्ट कर सकती है। अगर कर सकती है फिर आपको लगता है कि नहीं जी हम तो उस राम राज्य में जा रहे हैं जहां पे सरकारी बैंक इतने अच्छे हो जाएंगे कि हाँ जी सारी दुनिया सरकारी बैंकों में ही जाके अपना अकाउंट खोलना शुरू कर देगी और उनके सर्विसेज से खुश हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतने बड़े राम राज्य में जा रहे हैं तो ठीक है जी, मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी थॉट पर अभी केवल 2 महीने पहले तो ये पता नहीं था कि सरकार बनेगी क्या है, एक ही दिन 4000 पॉइंट गिरी थी, और जब सरकार गिर जाएगी तो फिर उन बैंकों का क्या होगा जिन बैंकों के ऊपर लोग लगा रहे हैं। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म को सोचना पड़ेगा, तभी आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाएंगे। तो मैं 2 चीज एकदम बता दे रहा हूं, इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ है, अच्छे स्टॉक्स आज भी अच्छे रेट पे कुछ हैं, नो डाउट दिस इज नॉट द टाइम टू डाइवर्स योर मनी फ्रॉम अदर फील्ड टू इक्विटी, अभी वो टाइम नहीं है। जब उसका टाइम था तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने खुद अपना गोल्ड बेच के या अपनी प्रॉपर्टी कोई थी उसको बेच के लगाया। अभी आज के टाइम पे मुझसे कोई पूछे तो अगर मेरे पास कोई फ्लोटिंग इनकम आ रही है तो मैं उसको अपने आरडी में एफडी में रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट की वैल्यूएशन क्या आती है, उस वैल्यूएशन पे आएगा मैं दोबारा लगाना शुरू करूँ। आज नए शेयर्स खरीदने का टाइम नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट इस तरह के अच्छे शेयर नहीं है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। टाइटन प्लीज नो रिकमेंडेशन, मैं आपको इस तरह के वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे पास है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मेरे पास है मैं कल बेच दूंगा नहीं बेच दूंगा मुझे नहीं पता, आई एम गिविंग यू ओनली एग्जांपल्स। तो अगर आपको अच्छे दिख रहे तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दो, अदरवाइज अपने पैसे को आरडी में एफडी में चुपचाप रखें, आपको फिर मौका मिलेगा। जैसे एक दिन 4000 पॉइंट गिरी थी, अगर केवल आप उसी दिन को देखें और उस दिन से आज देखें तब आपको मार्केट का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ऐसा मौका मैं आपको बता रहा हूं अगले 1 साल में 2 बार 3 बार मिलेगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान होगा, चाइना होगा, ताइवान होगा, यूक्रेन होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा पक्का, कुछ ना कुछ होगा। नीतीश जी रूठ जाएंगे, टीडीपी रूठ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, कुछ कुछ ना कुछ, महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी हार जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता, रीजन कुछ भी होगा। क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे मार्केट है ये वैल्यूएशन नॉन सस्टेनेबल है। मैं आपको एक बार और वो दिखा देता हूँ, बहुत महंगी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं बहुत अभी महंगी है, ऐसा नहीं है कि आपको बेच के सब कुछ बाहर भाग जाना है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं है। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा पैसा इस समय लगाने वाला कि हाँ जी मैं मार्केट में बहुत पैसा कहीं से लाके लगाऊं, वो नहीं है। हर चीज का एक्स्ट्रा का और कम का दोनों देखे, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। अगर हमारी मार्केट बढ़ी है तो हमारा प्राइसिंग भी बढ़ा है, हमारा अर्निंग भी बढ़ा है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो हम एग्जैक्ट देखिए हम लॉन्ग टर्म एवरेज के एकदम पास है। मैं आपको 10 साल का दिखा देता हूं, ये हमारा 10 साल का 23.5 इज द एवरेज, और हम एवरेज के एकदम पास हैं, यानी हम कोई सस्ता नहीं है। सस्ता जब कोई चीज मिलती है तो हम एक्स्ट्रा खरीदते हैं, आएगा टाइम जब आपको 20 पे 18 पे 19 पे कहीं मिलेगा जाके, तब हम दोबारा पैसा कहीं एफडी ओफडी से लगाएंगे। आज के टाइम पे आपका जो पैसा है, अगर आपके पास कोई खराब स्टॉक है
मैं बार बार कहता हूं, आपको लगता है कि यार XYZ स्टॉक हमने गलती से खरीद लिया, उसको बेचो, उसकी जगह उसको अच्छे स्टॉक में, अगर कोई अच्छा स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, खरीदो। दैट इज मेरे पास अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे साथ एक मित्र जुड़े हुए हैं, आई थिंक मैं, ये कौन थे, मेंटरिंग वाले एक पर्सन थे ना अभी, जिनसे मैंने शुरू में बात किया था, है क्या मनीष जी? मनीष जी हैं क्या या चले गए? जी सर, जी जी। आपको मैंने एक स्टॉक को, पेंट स्टॉक था जिसको बिकवा के और दूसरे पेंट स्टॉक में उस पैसे को इन्वेस्ट कर, बर्जर की जगह आपने बताया सर एशियन लेने के लिए ना? बर्जर की जगह एशियन है क्या? इस केवल नो रिकमेंडेशन, अगेन मैं सबको बता रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन, कि क्या इस पूरे स्ट्रेटजी में आपको कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं सर, ठीक है। क्योंकि वो भी हमने, अगर वो थोड़ा सस्ता बेच रहे हैं तो एशियन पेंट भी काफी सस्ता मिल रहा है इस समय। तो वही बात होती है, आपको इस बात को समझना है कि बर्जर भी एक अच्छा स्टॉक है, एशियन भी एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? अगर कंपटीटर बड़ा कंपटीटर आएगा, तो वो पहले हैम्पर कर बर्जर को कर पाएगा या पहले एशियन को कर पाएगा? ये बातें आपको समझनी है। तो बिल्कुल। इसलिए, और अगर मेरा बर्जर मैंने 100 में खरीदा था, वो 80 में मिल रहा है, 20 में मैंने 20 का नुकसान में बेचा, तो उसकी जगह जो मैंने एशियन पेंट जो 10,000 का था वो 8,000 में मिल रहा है, तो उतना ही नीचे खरीद लिया, तो बात बराबर होती है। वो केवल आपको बुक में प्रॉफिट दिखे, लॉस दिखेगा, एक्चुअल में वो लॉस नहीं है। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी लेनी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा पैसा अभी लगाने का टाइम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा लगाने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, और प्लीज तब आप लगाइएगा। जब लगाना होता है तो जिस दिन बजट आया था उस दिन भी बताया था, सॉरी, जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी उस दिन भी बताया था, जिस दिन गवर्नमेंट का रिजल्ट नहीं आया था, वो आया था, क्या बोलते हैं कि आपका रिजल्ट, ओपिनियन पोल आया था, उस दिन भी मैंने, एग्जिट पोल। पोल आया था उस दिन भी मैंने बताया था, वीडियो बना के बताया था आप लोगों को। तो मौका, मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला है, मैंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो क्या करना, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अभी भी बता रहा हूँ, आएगा, मौका मिलेगा आपको। वैसे अभी जल्दीबाजी में पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगाने। आई होप मैं अपनी बात को बता पाया। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लूंगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ग्रुप पे आप अपने फीडबैक जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, वहां पे भी अगर फीडबैक लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमें हेल्प मिलेगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। मैं बता रहा हूँ, आप गोल्डन एरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्डन एरा। मैंने जो 20 साल में इन्वेस्टमेंट करके जो अर्न किया है, अगले 20 साल में वो उसका कई गुना होना है। तो आप अगर 2020 के बाद मार्केट में आए हैं और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफएनओ और इंट्राडे वालों की बात, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप एकदम करेक्ट टाइम पे इंडिया के स्टॉक मार्केट में आए। और ये मैं आज तो नहीं बता सकता, हनुमान जी तो होने के सीना फाड़ के मैं आपको बता दूं, लेकिन 20 साल बाद आपको समझ में आएगा कि आप गोल्डन एरा में इन्वेस्ट करने आए। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चंस लूंगा मैं, कुछ क्वेश्चन एक दो जो ले सकता हूँ, हमारे पास टाइम है जितना। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, किसी के मन में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर। यस संदीप जी प्लीज। जो आप ये बोल रहे थे कि गाजियाबाद में आप ट्रेनिंग करेंगे, क्या टीचर्स के लिए ही होगी या कोई और ओनली भी? फॉर टीचर सर, क्योंकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करा रहा है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आपको पता है हर एक चीज का एक पर्पज होता है, तो वो टीचर्स और स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है सर। ठीक है सर। एनीवन एल्स? विपिन जी आपका क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास आपकी अटेंड की थी तो कुछ मैंने नोट डाउन किए थे पॉइंट्स। तो सर उसमें आपने एक मतलब पॉइंट बताया था कि जैसे ओल्ड एज कंपनी है, न्यू एज कंपनी है, अपन पीबी देखते हैं। तो सर एक पॉइंट था उसमें कि सर जैसे किसी कंपनी का बहुत ज्यादा फिक्स एसेट है, वो न्यू एज कंपनी नहीं है, तो सर आपने एक पॉइंट ऐसा भी बताया था कि अपन मिक्स देख के भी अपन उसको कैलकुलेट कर सकते पी इंटू पी भी करिए, और वो एक्चुअल में अगर आप बेंजामिन ग्राहम को पढ़ेंगे तो 22.5 कहते हैं, बट वो अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से कहते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी जब उन्होंने लिखा था तो उस समय स्टेगनेंस था, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है। तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है, तो हम लोग अगर आप इसको इंडिया में कन्वर्ट करेंगे उस ग्रोथ के उसके, तो वो करीब करीब 65 या 68 के बीच में आता है। तो अगर आपका पी इंटू पीबी 68 से नीचे है तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन है।
पी इंटू पीबी 68 से कम है तो वो हाँ। वैल्यूएशन अच्छी वैल्यूएशन है एज पर द रूल। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी वैल्यूएशन है किसी भी स्टॉक के लिए। जैसे अगर आप मुझसे अभी पूछें कि हाँ जी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टॉक जब हमने लिया था, अब पता नहीं आज के डेट में क्या है, टीसीएस। अब मैं टीसीएस को देखेंगे अगर आप, तो टीसीएस का पी 32 है और इसका पी भी था, प्राइस टू बुक कहीं दिख रहा है आपको? 17.1 सर। नहीं सर, 32 पी भी कहाँ है? सर नीचे प्राइस टू बुक वैल्यू लास्ट। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आपका 320 चला है। तो ये उस रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो हम, आपको पता है ये न्यू एज कंपनी है, लेकिन जो आपने पूछा था अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं और ये 68 के नीचे आए, अगर ऐसी कंपनी है जो कि न्यू एज और ओल्ड एज का मिक्सचर है, तो ये 68 के नीचे आए, 70 के नीचे आए, तो वो एक अच्छी वैल्यूएशन मानी जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ हर क्लास में आपको एक नई चीज मिलेगी। तो अगर आपने मेरे पिछले वाले उसको देखा होगा तो उसमें आपको ये बात मैंने बताई थी कि पी इंटू पीबी करके देखिए, क्योंकि मैं बास्केट वाले क्लास पे। हाँ, तो वो जी आपको चीज मिलेगी। तो ऐसा अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको मिलता है, एशियन पेंट तो खैर अभी हाई, उसका तो पी बहुत हाई है। तो टाइटन का निकाल के दिखाइए सर, टाइटन। टाइटन का मैम हाई होगा मैम। अच्छे स्टॉक नहीं मैम, देखिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे स्टॉक सस्ते रेट में जब मिलेंगे ना तो आप उसे खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय इतना शोर मचा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा ये कंपनी कल ही बंद होने वाली। समस्या ये होती है जब भी अच्छा स्टॉक हुआ क्या, क्यों एसबीआई जो है 2 साल में डबल हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, या 3 साल में डबल हो गया। क्या हुआ कुछ नहीं, सिंपली उसका पी, सॉरी ये तो एसबीआई लाइफ निकल गया, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन था। एसबीआई पी था उसका उस समय कुछ 7-8, पी भी था उसका उस समय कुछ आपका 3 रहा होगा, 4 रहा होगा। आप कैलकुलेट करके देखिए 22 के भी नीचे था बहुत। जो जितने भी स्टॉक जो बढ़े हैं आपके, गवर्नमेंट कंपनियां जो बढ़ी हैं पिछले उसमें, उनमें हुआ क्या है, किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, पी इंटू पीबी जो है वो बहुत कम था, बहुत कम था। तो आप इस चीज को लगाइए आपको। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन था इन गवर्नमेंट कंपनी में, ध्यान से सुनिए, जब पी इंटू पीबी 20 था या 15 था, उस समय सबके मन में था गवर्नमेंट कंपनियां डूब जाएंगी, गवर्नमेंट कंपनियां तो पैसा नहीं बनाती, गवर्नमेंट कंपनियां तो चोर होती है, गवर्नमेंट कंपनियां तो भाग जाती है। ऐसा था, एकदम ऐसा ही होता है, मैं भी नहीं खरीदता गवर्नमेंट कंपनियां। लेकिन उसी समय ट्रेड करके अगर आप सही ले लें तो वो थोड़ा पैसा, इसीलिए पीएनबी में हमारे पैसे बन गए, इसीलिए एसबीआई में पैसे बन गए, इसीलिए कोल इंडिया में पैसे बन गए जो हमने बनाए। लेकिन लेते समय मुझे क्लियर था कि मुझे उसको रखना नहीं है लंबे समय तक, ये एक सिचुएशन है जिसको मैं बाई कर रहा हूं। तो उसी तरह जब आप बाई कर रहे हैं, अगर अच्छी कंपनी मिल जाए, अगर आपको टाइटन, एशियन पेंट, एचडीएफसी, रिलायंस, ऐसी कंपनियां पी इंटू पीबी आपको कम में मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। लेकिन कई बार एक एवरेज कंपनी भी, मैंने आप लोगों को याद होगा बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कबाड़ी का भी एक दाम होता है, एग्जैक्टली। कबाड़ी का भी एक दाम होता याद है। है सर। यस तो सर, यस सर। तो यस सर। न्यूज़पेपर जो रद्दी होता है ना, जब हम बेचते हैं तो हम, ऐसा नहीं होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, मेरे घर में हर महीने करीब करीब 650-700 रुपए का न्यूज़पेपर बेचते हैं। मेरे पास 3 न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो सारे, क्योंकि वो कबाड़ी है ना, उसका एक दाम है। तो आपको समझना पड़ेगा। तो हम लेकिन कबाड़ी के दाम पे ही खरीदना है। अगर आप कबाड़ी को आपने कि हाँ जी इसका पी तो कम है, खरीद लो, एक गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कबाड़ी है और कबाड़ी का दाम क्या हो सकता है। अगर आपको इस थ्योरी को, कंसेप्ट को जानना है तो मैं चाहूंगा आप चाहे तो लिख लो। एक है पोरबॉय इन्वेस्टमेंट के मोनीश पोरबॉय, बहुत, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। देखो मेरे को कुछ बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं किन लोगों को फॉलो करता हूँ, और मैं कभी नहीं कहता कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको सब मेरा है, नहीं। मोनीश पोरबॉय को आप देखोगे तो वो केवल कबाड़ी खरीदते हैं, केवल कबाड़ी खरीदता है वो बंदा। लेकिन बस ये है कि अब वो जिस एज में पहुंच चुके हैं, वो है उनके पास पैसे इतने हो गए हैं कि ठीक है, मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि आप केवल कबाड़ी खरीदें, मैं नहीं खरीदता केवल कबाड़ी। मैंने जब कबाड़ी खरीदा तो मैंने आपको बताया कि मैंने कौन कौन से कबाड़ी खरीदे, और आप टीटीएमएल को भी देखिए, अब जो एक बच गया था उसमें से वो भी आ गया। जब जीरो टू हीरो स्टॉक, कुलजीत कौर मैम तो उसकी गवाह होंगी, बजाज हिंदुस्तान में उन्होंने अपने 40% लगा दिया था पोर्टफोलियो को। लेकिन वही बात है कि आपने उतना लगा दिया, फिर डर के निकल गए उससे, क्योंकि
आपको देखना है कि भाई मैं कितना लगा के रिस्क ले सकती हूँ, ठीक है कल को कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उतना ही लगाना है। मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो का, मैं बता रहा हूँ, पूरे पोर्टफोलियो का 10% मेरा हर टाइम पे 0 to हीरो स्टॉक में पड़ा रहता है। लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो XYZ है, उसका 10% है, मैं मान के चलता हूँ मेरा पैसा है ही नहीं, उसको मैंने लगा दिया, ठीक है जी बढ़ रहा है जी, और अच्छा खासा बढ़ जाता है। मैंने ये देखा है कि वो भी मुझे रिटर्न जो है एवरेज में ठीक दे देता है। ठीक है, उसी तरह मेरा 10% पोर्टफोलियो जो है हमेशा ट्रेडिंग स्टॉक में होता है, हमेशा बता। जैसे अभी इस टाइम पे मैं कुछ अच्छे, जो मैंने आज भी नाम लिए, मेरे को नाम नहीं लेना मैं बार बार, लेकिन मैंने नाम लिए, वो पोर्टफोलियो के स्टॉक में नीचे हैं और उनको मैं खरीद रहा हूँ। वो मैं अच्छे स्टॉक में ही ट्रेडिंग करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ मैं ट्रेडिंग भी अच्छे स्टॉक में करता हूँ, उनको मैं खरीद रहा हूँ। मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट के लिए पड़े हुए 10-10 साल से पड़े हुए हैं। आज टाइटन मेरे पास 10 साल से पड़ा है, मैंने टाइटन फिर खरीद रहा हूँ। एशियन पेंट मेरे पास पहले से पड़ा है, मैं फिर खरीद रहा हूँ, क्योंकि वो इतने सस्ते हो गए। दुनिया को खराब लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता 2 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ। ये मेरी ट्रेडिंग है, उसको मैं बाद में निकल जाऊंगा। अब मेरा 80% पैसा अच्छे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। तो दिस इज माई स्ट्रेटजी विच आई यूज। आपको क्या करना है वो आपका हो सकता है, मैं रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, मैं केवल आपको सिखाना चाहता हूँ। सीखेंगे तो आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि सीखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, सीखेंगे तो डर नहीं लगेगा। अब जिसने नहीं सीखा है उस सब लोग, मुझे रोज राजेश एक्सपोर्ट में क्या होगा इसका मैसेज मेरे दिन में 10 आता है। मुझे नहीं पता, सच्चाई है, मुझे भी नहीं पता राजेश एक्सपोर्ट में क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। हो सकता है वो यहाँ से और आधा हो जाए, मुझे कैसे पता। मैं तो ये बता सकता हूं कि जी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करके खरीद के रख। अगर ये सोचिए जरा, आज के केवल 4 महीने पहले, ध्यान से सुनिए, आज के केवल 4 महीने पहले जिस वैल्यूएशन पे राजेश एक्सपोर्ट था, उसी वैल्यूएशन पे रक्स इंडस्ट्री था। मैंने खुद रक्स इंडस्ट्री से एग्जिट कर दिया, उस पैसे को पेज इंडस्ट्री में लगा दिया। मैं अपना बता रहा हूं, लक्स इंडस्ट्री वहां से डबल हो गया, 1200 के था आज 2000 हो गया उसी, और राजेश एक्सपोर्ट वहीं का वहीं रह गया। तो गलत डिसीजन है ना, दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन। मैं चाहता, मैं राजेश एक्सपोर्ट को वहां से लगा के उस पैसे को लगाता, तो मेरे सारे डिसीजन सही होंगे ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो एक अपनी थ्योरीज को अप्लाई करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं मैं बगीचा लगाता हूं, बगीचे में से कुछ पेड़ आम देंगे, बस उतने आम मुझे खाने हैं, काम खत्म। सारे पेड़ आम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्योंकि अगर मैं सारे पेड़ में आम नहीं हुए इस थॉट प्रोसेस पे लगा रहूंगा तो मैं कभी भी बगीचा बना ही नहीं पाऊंगा, मैं पेड़ों को उखाड़ता ही रह जाऊंगा फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ग्रुप्स पे जरूर अपना फीडबैक लिखिएगा। मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा, वहां पे भी अगर आप फीडबैक लिखेंगे तो अच्छा होगा, केवल कॉपी पेस्ट कर देंगे सो दैट कि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू, आई होप मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाया हूँ। और जो आज आप लोगों ने सीखा है इसको पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.